हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बताओ भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ लाइफ में। बढ़िया। आइए चलिए, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो लेक्चर नंबर 4 तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 4 रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि भाई देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो इंडिया में रहता है तो हम उसको इंडिया का रेजिडेंट बना देंगे और उसकी बहुत सारी इनकम पे हम टैक्स ले लेंगे। तो कंडीशन क्या होती है सर? कंडीशन ये होती है उसका रेजिडेंट बनने की। दो कंडीशन, दो में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि उसका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए और उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में उसका जो स्टे है वो 365 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेजिडेंट अगर बन जाता है इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो उसके केस में, हालांकि एचयूएफ हमें बाद में पढ़ना है, तो अभी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो रेजिडेंट के बाद दो पार्ट और होते हैं उसके, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, तो अब ऐसा करा क्यों गया? मैंने आपको बताया था कि सर अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था चंदर का। अगर चंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है तो इसकी ग्लोबल इनकम यानी इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। जनरल रूल तो ये होता है कि फॉरेन इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते, इंडियन इनकम पे टैक्स लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, देखिए यहां देखिए दोस्तों, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बन जाता है, और कौन सा रेजिडेंट? ऑर्डिनरी। नाम ऑर्डिनरी है लेकिन यहां तो उससे हम खास वाला टैक्स भी ले लेंगे, यानी कि फॉरेन इनकम पे भी टैक्स ले लेंगे। दूसरा, रेजिडेंट तो बन गया लेकिन वो क्या बन सकता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको प्यार से हम RNOR कहेंगे। तो इसमें क्या होगा सर? इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे फॉरेनर हो, एनआर हो, जो मर्जी हो। इंडिया से कमाई हुई इनकम तो इंडिया में टैक्स दोगे। लेकिन अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हो, समझिए जरा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हो तो उस केस में एक एक्स्ट्रा इनकम पे आपसे टैक्स लिया जाएगा इंडियन इनकम के अलावा। वो है कि कोई भी ऐसी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, कोई भी ऐसी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम जो बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, जो बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो उस इनकम पे हम इंडिया में टैक्स लेंगे। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन इनकम है तो उस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फिर मैंने आपको कंपैरिजन के लिए तीनों बताए थे, जैसे तीन भाई थे, प्रकाश, चंदर और रमेश, तीनों अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं। और मैंने कहा था कि प्रकाश जो है वो ज्यादातर इंडिया आता रहता है तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। चंदर कभी कभार आता है तो रेजिडेंट तो बना लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। और रमेश तो आता ही नहीं है, वो नॉट ऑर्डिनरी बना। अब मैंने एग्जांपल लिया कि यूएसए से सैलरी मिल रही है इनको, तो अगर ये जो प्रकाश था ये था ऑर्डिनरी, तो भैया ऑर्डिनरी वाले को तो हम टैक्स कर देंगे इंडिया में, तो इसकी सारी इनकम पे। तो सैलरी देखो यूएसए की है, फॉरेन इनकम है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा। चंदर जो है वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी, तो उसकी फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे। और रमेश तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, उसकी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। दूसरी ओर रेंट ले रहा है इंडिया से, तो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है तो आंख बंद करके सबको टैक्सेबल होगी, प्रकाश को भी होगी, चंदर को भी होगी और रमेश को भी होगी। फिर उसके बाद बिजनेस इनकम रिसीव यूएसए में हुई है, अक्रू भी यूएसए में हुई है, लेकिन वो बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल हो रहा है इंडिया में से, तो भैया ऑर्डिनरी वाले को तो सारी टैक्सेबल है इंडिया में। नॉट ऑर्डिनरी वाले को सिर्फ ये वाली इनकम एक्स्ट्रा टैक्स होगी, और नॉन रेजिडेंट को ये फॉरेन इनकम मानी जाएगी और ये टैक्स नहीं होगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद सर कंडीशन ये आई थी कि कब माना जाएगा, सीए साहब यहां देखिए, कब माना जाएगा दोस्तों कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो मुझे बताइए, इसकी दो कंडीशंस थी, क्या क्या कंडीशन थी? सर देखिए, यहां पे हम देखेंगे, बताओ क्या देखेंगे? यहां हम देखेंगे कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 10 सालों में कम से कम दो बार क्या होना चाहिए? वो रेजिडेंट होना चाहिए।
ठीक है। उसके साथ साथ कि पिछले 7 सालों में, कितने सालों में, 7 प्रीसीडिंग यानी करंट प्रीवियस ईयर या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में उसका स्टे कम से कम कितना होना चाहिए, 730 दिन, यानी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। तो उस केस में ये दोनों कंडीशन अगर साथ में पूरी होती हैं, क्योंकि सर यहां पे लिखा है एंड का मतलब है ये दोनों कंडीशन का साथ में पूरा होना मैंडेटरी है। तो दोनों कंडीशन साथ में पूरी होती हैं दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ये बन जाएगा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मैंने इसका एक छोटा सा समरी आपको बना के दिया था कि कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले तो वो रेजिडेंट बनेगा कंडीशन से। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है। अच्छा, या तो वो रेजिडेंट बनेगा या नॉट, मतलब नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी कब बनेगा, जब 10 में से कम 2 बार, यानी 10 सालों में से 2 बार कम से कम क्या बने, वो रेजिडेंट बने। प्लस प्लस उसका 7 साल में जो स्टे है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 7 ईयर्स के अंदर उसका स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों में से भी एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी वाले की कंडीशन है। अगर ये पूरी नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इररिलेवेंट होता है कि वो सिटीजन हो इंडिया का ना हो, रेजिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर जिस दिन वो इंडिया में था और जिस दिन इंडिया छोड़ के गया, जिस दिन इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया छोड़ के गया, हम मानेंगे कि वो इंडिया में ही था, मतलब वो दिन भी हम काउंट करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू वो इंडिया में ना रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए, वो कभी भी आएगा, हम टोटल करेंगे उसका। फिर मैंने इस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। उसके बाद मैंने आपको एक समरी भी लिखवाई थी। ये देखिए, मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था। मैंने इसमें आपको कहा था या तो वो क्या बनेगा, रेजिडेंट, ठीक है, या बनेगा वो नॉन रेजिडेंट, या बनेगा डीम रेजिडेंट। तो 3 केस थे। एक तो केस नंबर ए कि रेजिडेंट कब बना, केस नंबर बी जब वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। अब आएगा केस नंबर सी जहां पे डीम्ड रेजिडेंट होगा। क्या होगा, डीम्ड रेजिडेंट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए तो हम यहीं से शुरू करेंगे हमारा नंबर कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा होगा हमारे, हमने लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट करा था सर, हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट करा था, चलिए कोई नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आई थिंक, बाकी देख लेना आपके इसमें जो भी लिखा हो। मैं इसको 3 लेके चल रहा हूँ। डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, आइए जरा इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो डीम्ड रेजिडेंट को लिखिए, एन इंडिविजुअल, यानी सबसे पहले कौन होना चाहिए, वो इंडिविजुअल। ठीक है, हुज इंडियन इनकम, ठीक है, इंडियन इनकम के लिए हमने लिखा है नीचे नोट। ठीक है, अभी नोट लिखेंगे, इंडियन इनकम इज मोर देन रुपीज 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। यानी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी हमारे रिलेवेंट या करंट प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, कहां से कमा रहा है, इंडिया से कमा रहा है। ठीक है, एंड इज नॉट लाइबल टू पे लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल। ठीक है, ड्यू टू हिज रेजिडेंट और डोमिसाइल। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, इंडिविजुअल ये होगा नॉन
रेजिडेंट फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए हो गया नॉन रेजिडेंट। अभी मैं बताऊंगा, अभी लिख लो, अभी समझाऊंगा क्या बात है, ठीक है। यहां लिखो एग्जाम्पल। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे इनकम टैक्स नहीं है? सर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि दुबई। देन ही विल बिकम अ डीम्ड रेजिडेंट, a deemed resident in India for that previous year। अभी समझा रहा हूं मैं, चिंता मत करो। नेक्स्ट लिखिए, he will be resident but not ordinary resident। he will be resident but not ordinary resident, यानी कि RNOR। नेक्स्ट लिखिए, नो अदर कंडीशंस, नो अदर कंडीशंस needed to check। कोई और कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, जो हमने नोट लिखवाया था वो लिखेंगे नोट, नोट। इंडियन इनकम फॉर अबव पर्पस, यानी कि इस पर्पस के लिए, उसको डीम रेजिडेंट बनाने के लिए इंडियन इनकम में क्या आएगा, लिखिए एनी इनकम अक्रू, यानी इंडिया से अक्रू या अराइज हुई हो, अक्रू हुई हो, अराइज हुई हो या ड्यू हुई हो। जैसे कि किराया, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी है वहां से, इंडिया इंडिया में प्रॉपर्टी है, तो किराया कहां से अराइज हुआ, अक्रू हुआ इंडिया से। इंडिया में बैंक है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया से जो भी इनकम अक्रू या अराइज हो रही है, मतलब ड्यू हो रही है, वो इंडियन इनकम है। और रिसीव्ड इन इंडिया, अच्छा इसको हमें अभी डिटेल में भी पढ़ना है, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आता है, ये भी हम पढ़ेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया। यानी कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो, चाहे वो कहीं की भी हो, ठीक है। इवन फॉरेन इनकम, चाहे फॉरेन इनकम ही क्यों ना हो। एक काम करो, इसको छोड़ दो अभी, सिर्फ इतना लिख लो, रिसीव इन इंडिया, क्योंकि फॉरेन इनकम लिखवाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में तो उसको डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। आगे लिखिए, लिखिए आगे, एंड ऑल्सो इंक्लूड, इसके साथ साथ क्या इंक्लूड होगा इसमें, सर इसमें इंक्लूड होगा, लिखिए बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, जो कि कंट्रोल कहां से हो रही है, इंडिया से, वो भी इंक्लूड होगी, ठीक है। चलो तो ये लिख लो। अच्छा एक पॉइंट इसमें रह गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो रह गया, वो भी लिखवा देता हूं। ये लिख लिया, चलिए। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो तो मिस हो गया, लिखिए, यहां लिख लीजिए, सच इंडिविजुअल इज अ सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे नोट, इसके लिए भी नोट लिखेंगे। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना, बीच में रह गया था, सच इंडिविजुअल इज सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, यानी उसका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, या पर्सन वो इंडिया का ओरिजिन से हो, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आओ जरा लिख लो नोट, सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स हु हैव वोटिंग राइट्स, जिसका वोटिंग राइट्स होगा इंडिया में मेनली। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेनली वोटिंग राइट्स होता है इन इंडिया। ठीक है, उसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है वो भी लिख लीजिए, पर्सन, क्योंकि ये बहुत बार आएगा इसमें टेक्स्ट में। इंडियन ओरिजिन मीन्स एनी इंडिविजुअल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हु हिमसेल्फ, हु हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके पिता, माता पिता, और चाहे माता हो या पिता हो, दोनों में से एक भी हो सकता है, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उसके दादा दादी, इंक्लूडिंग नाना नानी। याद रखना, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी भी आते हैं, नाना नानी भी आते हैं। ठीक है, उसके दादा दादी या नाना नानी वॉज born in अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। तो डिवाइड कब हुआ था सर इंडिया? 1947 में डिवाइड हुआ था, तो आप कह सकते हो बिफोर 1947, यानी कि जब हमारे दो पड़ोसी मुल्क नहीं बने थे, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज के टाइम पे हमारा सरदर्द बने हुए हैं, दोनों के दोनों ही, उनके बनने से पहले जो पैदा हुए, कौन पैदा हुआ? या तो वो खुद पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता, दोनों में से कोई भी, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए सर? उसके नाना नानी भी हो गए और दादा दादी भी। तो या तो नाना या दादा, या दादा दादी या नानी, कोई भी हो सकता है चारों में से एक भी, अगर इंडिया में पैदा हुआ था कब? 1947 से पहले, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसको हम कहते हैं अनडिवाइडेड इंडिया। यानी कि जब हमारा जो भारत था वो डिवाइड नहीं हुआ था, उसको कहते हैं अनडिवाइडेड इंडिया। तो वो जो पर्सन होगा, वो जो पर्सन होगा, उसको हम कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके दादा इंडिया में पैदा हुए थे आजादी से पहले, आजादी से पहले यानी 1947 से पैदा हुए थे, कहां पे? इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया था। अब वो उस टाइम ही मान लेते हैं कनाडा, वहां चले गए, लंदन चले गए, अब लंदन में रह रहे हैं, अब उनका देहांत हो गया, उनका बच्चे हुए, ठीक है, उनके बच्चे हुए, और उनके आगे भी बच्चे हुए। तो जो पर्सन आ गया जिसके दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अब उसका बच्चा तो जो है वो तो क्या नाम है, लंदन का हुआ, यूके का हुआ, क्योंकि वो तो कभी इंडिया नहीं आया। लेकिन वो पर्सन, लेकिन वो जो पर्सन है जिसके दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, वो पर्सन को इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरे साथ साथ आइए जरा और शुरू से पढ़ते हैं कि डीम्ड रेजिडेंट क्या है, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। सेक्शन अगर मैं बताऊं तो सेक्शन है इसका सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। ठीक है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। अब जरा समझिए, कोई भी ऐसा पर्सन, समझिए, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इंडिविजुअल। दूसरा, वो क्या होना चाहिए? वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। यानी कि हमने सबसे पहले उसकी कंडीशंस चेक करी और कंडीशंस में पता चला कि वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। इस पे मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ समझने की कोशिश करिए कि एक पर्सन हमारे पास आया,
एक पर्सन हमारे पास आया, कौन आया? मान लेते हैं हमारे पास आए, एक पर्सन है टेक्निकल गुरुजी, सुना होगा नाम आपने, ठीक है? तो ये है सर टेक्निकल गुरुजी, ठीक है? अच्छा बाल भी है कुछ ऐसे इनके, है ना? ये लीजिए। तो ये है सर टेक्निकल गुरुजी। अब ज़रा बात समझिए। ये हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मैं तो रहता हूँ दुबई में, मैं तो रहता हूँ दुबई में और कभी-कभार इंडिया में आना होता है। मैं ज़्यादा इंडिया में रुकता नहीं, 10 दिन 20 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रुकता, कभी-कभार ही आता हूँ, कभी इवेंट होता है या कोई बुलाता है तो ही आता हूँ, वरना नहीं आता, दुबई में रहता हूँ। अब ये खुश हो रहा है, कह रहा है देखो भई मैं तो दुबई में रहता हूँ और दुबई में जो है मेरे पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि दुबई में कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। हैं? सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, दुबई में जो उनकी गवर्नमेंट है, वो उनके लोगों से टैक्स इनकम टैक्स नहीं लेती है। हाँ, वहाँ पे वैट लगता है, वो भी 5%, कॉर्पोरेट टैक्स भी अभी थोड़े टाइम पहले आया है और ये नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है? अब ये बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है कि भाई साहब देखो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है। मैं तो इंडिया का रेज़िडेंट भी नहीं हूँ क्योंकि रहता कहाँ हूँ? दुबई में। मैं दुबई का रेज़िडेंट हूँ। कहाँ हूँ? दुबई का रेज़िडेंट क्योंकि वहीं रहता हूँ। ठीक है? और मुझे दुबई से अच्छी खासी इनकम भी मिलती है, यानी मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ और वहाँ से मुझे सैलरी भी मिलती है, वहाँ से मुझे कोई अदर इनकम भी मिलती है। उसके अलावा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैंने ना एक बिज़नेस सेट किया हुआ है। यानी ये कह सकता हूँ कि मेरा एक ऑफ़िस है। कहाँ है ऑफ़िस? कह रहा है कि मेरा एक ऑफ़िस है दिल्ली में। कहाँ पे है ऑफ़िस? दिल्ली में। यानी कि मैंने दिल्ली में उस ऑफिस को रजिस्टर करा रखा है या दिल्ली में मेरा एक ऑफिस है। अब ज़रा बात समझिए, कह रहा है ऑफिस तो दिल्ली में है, ऑफिस तो मैंने दिल्ली में रखा हुआ है, लेकिन जो मेरे क्लाइंट हैं, वो सारे के सारे दुबई के ही हैं। यानी मैंने ऑफिस एड्रेस तो दिल्ली का रखा हुआ है, लेकिन क्लाइंट कहाँ है? दुबई के। तो पैसा भी कहाँ मिलता है? दुबई में ही मिलता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, एक बार दोबारा बताता हूँ कि टेक्निकल गुरुजी भाई साहब हमारे पास आए और खुश होके कह रहे हैं कि देखो भई, मैं तो इंडिया का रेज़िडेंट नहीं हूँ। हमने कहा कैसे? उसने कहा देखो, मैं दुबई का रेज़िडेंट हूँ। दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता क्योंकि मैं इंडिया में ज़्यादा नहीं आता। हमने कहा अच्छा और आपकी क्या-क्या इनकम है? कह रहा है मुझे दुबई से मैं काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिल जाती है। अदर मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दुबई से ही मिल जाती है। उसके अलावा एक ऐसी इनकम है जो कि बिज़नेस की इनकम है, यानी कि मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, लेकिन वो जो बिज़नेस है वो लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड कहाँ पे है? इंडिया में। लोकेटेड कहाँ पे है? इंडिया में। यानी कंट्रोल हो रहा है, मेनली ये कह रहा है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया में। लेकिन लेकिन उसके जो क्लाइंट हैं, यानी उसको जो पैसा मिलता है, उसके जो क्लाइंट हैं, वो सारे कहाँ के हैं? सर वो कह रहा है सारे के सारे दुबई के हैं, दुबई के हैं। अब ये कह रहा है देखो मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। हमने कहा कैसे? वो कह रहा है देखो, सबसे पहले तो मुझे एक और इनकम भी मिलती है, मुझे इंडिया से भी इनकम मिलती है। हमने कहा अच्छा, कह रहा है हाँ, मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो बैंक-वैंक पे जो मेरा इंटरेस्ट और कुछ मेरी प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंट, ये सब मिला के भी मुझे कुछ 10 लाख रुपए साल भर के मिल जाते हैं। ठीक है? अब ये बड़ा खुश हो रहा है। हम इससे पूछ रहे हैं, "अच्छा सैलरी कितनी मिल रही है?" कह रहे डॉलर में मिल रही है। एक्चुअली यूएई में डॉलर नहीं चलता, वहाँ पे दिरहम चलते हैं, जिसको हम एईडी कहते हैं। अरेबिक कुछ एमिरेट्स दिरहम होते हैं ये, ठीक है? मान लेते हैं ये कह रहा है कि 10,000 दिरहम मिलते हैं और बाकी जो है वो 2,000 के दिरहम के करीब कुछ अदर इनकम हो जाती है। फिर ये जो बिज़नेस की इनकम है, ये बिज़नेस की इनकम है, कह रहा है यहाँ से भी मुझे लगभग 15,000 दिरहम मिल जाते हैं साल भर के। ये सब क्या है? ईयरली। ठीक है? अब मेरी बात समझो दोबारा से कि मैंने उससे इनकम की डिटेल पूछी, तो उसने कहा मुझे दुबई के अंदर ही 10,000 दिरहम मिलते हैं सैलरी के, अदर इन्वेस्टमेंट से 2,000 दिरहम मिल जाते हैं और जो मेरा एक बिज़नेस है, जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, समझो ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, लेकिन सारे क्लाइंट हैं दुबई के, पैसा-वैसा भी सब वहीं मिलता है, इंडिया से उसका बाकी कोई लिंक नहीं है, बस ऑफ़िस मैंने कहाँ दिखा रखा है? इंडिया में। क्लियर है? अब ज़रा समझिए। हमने कहा और क्या? उसने कहा देखो एक इनकम और है, इंडिया में मैंने बैंक अकाउंट में कुछ एफडी-वफ़डी करा रखी है और कुछ प्रॉपर्टी है पुरानी, वहाँ से रेंट और इंटरेस्ट मिल जाता है 10 लाख का। हमने कहा अच्छी बात है। अब ये खुश होके कह रहा है,
कह रहा है देखो यार मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्या हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ। मैं क्या हूँ? नॉन रेजिडेंट। मैंने कहा अच्छा। कह रहे तो देखो मेरी कोई भी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होती, सिर्फ एक ये वाली इनकम टैक्स होगी, इंडियन इनकम, सिर्फ इंडियन इनकम। हमने कहा कैसे? वो कह रहा है देखो पिछले लेक्चर में बताया तो था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन की इनकम टैक्स नहीं होगी, तो ये जो उसको सैलरी मिल रही है ये भी फॉरेन की है, टैक्स नहीं होगी इंडिया में। ये अदर इनकम है, ये भी टैक्स नहीं होगी। ये बिजनेस इनकम है, लेकिन मिल कहाँ रही है? फॉरेन में मिल रही है। मिल कहाँ रही है? फॉरेन में मिल रही है, और क्लाइंट भी वहीं कहीं है, तो ये भी फॉरेन इनकम है, तो ये भी टैक्स नहीं होगी। लेकिन सर कुछ याद आ रहा है, ये टैक्स होगी। हाँ, ये टैक्स होती थी, लेकिन किसको होती थी? ये RNOR को टैक्स होती थी। याद करो, तीनों, चंदर, रमेश और प्रकाश, उसकी कहानी बताई थी मैंने आपको। तो ना ये रेजिडेंट तो है ही नहीं, ये तो कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को ये वाली इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता। अब ये कह रहा है मुझे फायदा हो रहा है, देखो कि मैंने वैसे तो देखो बिजनेस बिजनेस दिखा रखा है इंडिया का। हमने कहा इससे फायदा क्या हो रहा है? कह रहे देखो क्या है, इंडिया को दिखाने के पर्पस ये है कि काम मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में बिजनेस है तो यहाँ पे है ना पैसे हमारे कम लगेंगे, और दुबई में बिजनेस है या दुबई में कंपनी है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। दूसरा ये कह रहा है मेरा है ना कुछ खर्चा भी बच जाता है। जैसे दुबई में अगर मैं अपने ऑफिस ऑफिस दिखाता हूँ, स्पेस रखता हूँ, तो मुझे वहां पे खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर मेरे भाई का अपनी एक जगह है, वहीं पे मैंने बोर्ड टांग दिया और वहीं का एड्रेस दिखा रहा हूँ, तो मेरा पैसा भी नहीं लग रहा, पैसा बच रहा है, और मुझे कोई टैक्स भी तो नहीं देना पड़ रहा ना इंडिया में उस पे, तो क्या दिक्कत है, अपने चलाते हैं आराम से। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट को तो यार, इंडियन गवर्नमेंट को तो बड़ी दिक्कत हुई इससे। उन्होंने कहा यार ये तो गलत बात है। ये जो टेक्निकल गुरुजी है, ना तो ये वहां टैक्स पे कर रहा, क्यों? क्योंकि वहां टैक्स नहीं है, और ना इंडिया में टैक्स पे कर रहा, क्यों? क्योंकि सर नॉन रेजिडेंट है। हाँ, इंडियन इनकम पे तो देगा ही देगा, ये जो 10 लाख रुपए है इस पे तो टैक्स वो देगा देगा। लेकिन सर ये वाली इनकम में उनको बड़ी दिक्कत हुई, इस वाली इनकम में, कि देखो ऑफिस तो, दफ्तर तो कहां दिखा रखा है? इंडिया में। क्लाइंट सारे कहां के पकड़े हुए हैं? दुबई के। पैसा कहां मिल रहा है? दुबई में। और कह रहा है फॉरेन इनकम है, जो कि है भी। तो यहाँ पे जो हमारी ताई जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, उनको बड़ा दिक्कत हुआ। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो दिक्कत है, लेकिन ये तो नॉन रेजिडेंट है, हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, और उनको दिक्कत इस बात से हुई कि एक तो वहां भी टैक्स पे नहीं कर रहा और यहां भी टैक्स पे नहीं कर रहा, वहां भी टैक्स पे नहीं कर रहा और यहां भी टैक्स पे नहीं कर रहा, ऊपर से हमें चिढ़ा ओढ़ रहा है। और ये कह रहा है कि मैं साथ साथ इंडिया का ही सिटीजन हूं, कह रहा है कि मैं सिटीजन कहाँ का हूं? सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है मैं नागरिक तो इंडिया का ही हूं, आता हूं वोट डालने, आता हूं चला जाता हूं, ज्यादा दिन नहीं रुकता, नहीं तो आप मुझे रेजिडेंट बना दोगे। तो आता हूं चला जाता हूं, इंडिया का सिटीजन है। तो उन्होंने एक नया कानून, या मैं कहूं एक नया सेक्शन निकाला, सेक्शन 61A। इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है, और उसका हमने नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, नॉर्मल जो हमारे रूल्स थे, कंडीशंस थे, उसके हिसाब से हमने उसका क्या निकाला? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हमने नॉर्मल रूल के हिसाब से, क्या था रूल सर? 182 डेज से ज्यादा वो नहीं हुआ तो 60 डेज या उससे ज्यादा, और पिछले 4 सालों में 365, तो वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, यानी ये क्या बन गया? ये बन गया सर हमारा नॉन रेजिडेंट। क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। यानी नॉर्मल रूल से ये क्या बना? नॉन रेजिडेंट। अब ये नॉन रेजिडेंट बना, तो उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि क्या क्या ये किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि हमारा तो रेजिडेंट बना नहीं, किसी और कंट्री में रेजिडेंट होगा। तो क्या जिस कंट्री में इसका डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब रह रहा है, डोमिसाइल मतलब, डोसिमाइल लिख दिया, डोमिसाइल मतलब रह रहा है, या वहां पे स्टे करता है, तो क्या उस कंट्री में इनकम टैक्स है या नहीं है? क्योंकि अगर उस कंट्री में इनकम टैक्स हुआ तो हम यहां पे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होता, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। या तो उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो हम पूछ रहे हैं, यानी निर्मला सीता जी पूछ रही हैं कि बताओ ये जो टेक्निकल गुरुजी है, इंडिया से तो इनकम ले जा रहा है, उस पर तो चलो हम टैक्स ले लेंगे, बाकी जो इनकम है वो तो फॉरेन की इनकम हो गई, तो क्या ये ऐसी कंट्री में रह रहा है जहां पे टैक्स है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स या तो
नहीं होगा। या फिर ऐसी कंट्री में स्टे कर रहा है जहां पे टैक्स टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स है। कह रहे अगर ये कंडीशन है कि चलो यहाँ टैक्स नहीं पे कर रहा, कहीं और तो कर रहा है, तो फिर बात खत्म हो गई। तो फिर वो उसको हम नॉन रेजिडेंट ही कहेंगे, उसको हम नॉन रेजिडेंट ही कहेंगे, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट बन गया था, तो हम उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी कंट्री में रहता है जैसे कि दुबई में, जैसे कि दुबई में या सिंगापुर, सिंगापुर में भी आई थिंक टैक्स नहीं है। तो दुबई में वो रह रहा है, अब दुबई में तो इनकम टैक्स नहीं है, तो वहां पे भी टैक्स से बच गया, यहां पे भी टैक्स से बच गया। तो हमने कहा, यानी निर्मला सीतारमन जी ने कहा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक नया सेक्शन निकालो कि ये पर्सन जो है नॉर्मल रूल के हिसाब से अगर नॉन रेजिडेंट बन जाता है, कम ऑन समझिए जरा, ये पर्सन नॉर्मल रूल के हिसाब से नॉन रेजिडेंट बन जाता है और ये एक ऐसी कंट्री में स्टे करता है या वहां का रेजिडेंट बनता है, एक ऐसी कंट्री में स्टे करता है या वहां का रेजिडेंट बनता है, तो जिस कंट्री में उसको टैक्स नहीं देना, जिस कंट्री में उसको टैक्स नहीं देना। अच्छा, और ऊपर से मजे की बात, ये पर्सन क्या होना चाहिए सर, ये पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी होना चाहिए कि इंडिया का सिटीजन है। देखो समझो, सिटीजन इंडिया का है, वोट डालता है इंडिया में, रहता दुबई में है, और नॉन रेजिडेंट है, और इंडिया में नॉन रेजिडेंट है और वहां टैक्स पे नहीं कर रहा। तो उस केस में हम उसको डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? डीम्ड रेजिडेंट। क्या बना देंगे? डीम्ड रेजिडेंट। और जब ये डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, तो रेजिडेंट बनने के बाद तो सर दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो सर कौन सा वाला रेजिडेंट बनेगा, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? तो मैं आपको बता दूं, ये बनेगा नॉट ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर एक बार फिर समझाना, एक बार फिर समझाता हूं। टेक्निकल गुरुजी आके आपको कहता है कि भाई मेरी इनकम तो फॉरेन की है और मैं सिर्फ 10 लाख रुपए इंडिया से कमाता हूं। कितने रुपए कमाता हूं? 10 लाख रुपए इंडिया से कमाता हूं, ठीक है। और उस केस में मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मेरी इनकम टैक्स नहीं होती है। तो फिर ये कहा गया कि भैया ये जो इंडिविजुअल है ये क्या होना चाहिए? नॉर्मल रूल के हिसाब से नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और जो रह गई, मेन बात, कि इसकी जो इनकम है, समझिए जरा, एक मेन बात और, इसकी जो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है, वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए? इक्वल नहीं, सॉरी, ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल नहीं, ज्यादा होनी चाहिए 15 लाख से, फॉर प्रीवियस ईयर में उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही ये कंडीशन लगेगी या तो ही ये सेक्शन लगेगा। तो अब मेरे साथ समझो जरा, ये सेक्शन कब लगा? पहला था इंडिविजुअल, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला इंडिविजुअल, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं जो हमने लिखा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले तो इंडिविजुअल। दूसरा दूसरा ये होना चाहिए सर, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तीसरा, कि भाई नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से, नॉर्मल रूल्स के हिसाब से क्या बन जाना चाहिए? ये रेजिडेंट, नॉर्मल रूल के हिसाब से रेजिडेंट, सॉरी, नॉर्मल रूल के हिसाब से नॉन रेजिडेंट बनना चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से नॉन रेजिडेंट। फिर जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, याद रखना, इक्वल टू नहीं, 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्लस वो साथ में एक ऐसे देश में रहता हो, एक ऐसी कंट्री में रेजिडेंट हो जहां पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। ही इज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल, जैसे कि दुबई। तो ये कंडीशन पूरी होते ही हम उसको क्या बना देंगे? डीम्ड रेजिडेंट। क्या बना देंगे? डीम्ड रेजिडेंट। यानी वो रेजिडेंट तो बन गया, पर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? सर वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी। कौन सा? RNOR। और हमें बाकी कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई 365 दिन नहीं, कोई 10 में से 2 बार नहीं, कोई 730 दिन नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर समझ आ गई है तो ये लिख लो फटाफट से, ये टेक्निकल गुरुजी की कहानी लिख लो। फिर मैं आपको बताऊंगा इससे फर्क क्या पड़ा, इस टेक्निकल गुरुजी के ऊपर क्या फर्क पड़ा। ये लिख लो पहले तो, पॉज करके लिख लो ताकि समय बचे आपका भी और मेरा भी।
लिख लिया? चलिए, अब देखिए ज़रा फ़र्क क्या पड़ा टेक्निकल गुरुजी के ऊपर। अब टेक्निकल गुरुजी हमारे पास फिर आया। टेक्निकल गुरुजी हमारे पास फिर आया। अच्छा ये नहीं लिखा, ये भी लिख लो। ठीक है? अब चलो, अब क्या हुआ, हमारे पास फिर से कौन आया? हमारे पास फिर से आया सर वही टेक्निकल गुरुजी, हँसता हुआ। हमने पूछा क्या हुआ? अच्छा दाढ़ी नहीं बनाई, ये लो दाढ़ी। ठीक है? हँसते हुए आए हमारे पास टेक्निकल गुरुजी और कह रहे हैं कि देखो, मैं तो क्या हूँ? मैं तो हूँ नॉन रेज़िडेंट। हमने कहा अच्छी बात है नॉन रेज़िडेंट हो। हमने कहा इनकम बताओ ज़रा। इनकम कह रहा है कि वही मुझे दुबई से सैलरी मिल रही है, दिरहम के अंदर 10,000। फिर हमने कहा और कह रहा है कि भई मुझे अदर मेरी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से मुझे इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिल जाता है 5,000 के आस-पास। हमने कहा अच्छा और वो कह रहा है कि इसके साथ-साथ मेरी एक बिज़नेस इनकम भी है। लेकिन वो बिज़नेस इनकम भी कहाँ कितनी मिल रही है मुझे, वो भी दुबई में मिल रही है और मान लेते हैं 15,000 दिरहम। लेकिन वो कह रहा है कि ये बिज़नेस जो है, ये कंट्रोल यानी इसका दफ्तर कहाँ पे है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसका दफ्तर कहाँ पे है सर? इंडिया। ऑफिस कहाँ पे है इसका? इंडिया में इसका ऑफिस है। ठीक है? अब ज़रा बात समझो। हमने कहा और कोई इंडिया की इनकम नहीं है? कह रहा हाँ, इंडिया की भी इनकम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैंने इंडिया की जो इनकम है, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से ना रेंट और इंटरेस्ट विंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिल जाता है 10 लाख रुपए का। ठीक है? अब ज़रा समझो। पहला, क्या ये इंडिया का सिटीज़न है या नहीं है? बिल्कुल सर इंडिया का सिटीज़न है। क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ, इंडिविजुअल है। क्या ये एक ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पे इसको इनकम टैक्स नहीं देना? हाँ सर, दुबई में देता है और दुबई में कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। क्या इसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है या नहीं है? सर यहाँ दिक्कत हो गई। इसकी इनकम है ना 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसकी इनकम कितनी है? सिर्फ 10 लाख है। इसकी इनकम कितनी है इंडिया से? सिर्फ 10 लाख है। नहीं, अब ज़रा समझो। इनकम देखने के लिए यानी कि डीम्ड रेजिडेंट की इनकम देखने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक तो आपको इंडियन इनकम देखनी है। मुझे बताओ इंडियन इनकम कितनी है? सर इंडियन इनकम है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। और ये कहा समझो ज़रा ये भी कहा कि कोई भी ऐसी बिज़नेस की इनकम या प्रोफ़ेशन की इनकम, कोई भी ऐसी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन की इनकम जो बिज़नेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो भी आपको लेनी पड़ेगी उसकी इंडियन इनकम देखने के लिए। तो ये जो दिरहम मिल रहा था ना उसको 15,000, ये भी देखना पड़ेगा। अब मुझे चेक करके बताओ ज़रा 1 दिरहम कितने का है? सर आईएनआर या आई दिरहम, दिरहम दिरहम टू आईएनआर। सर 1 एमिरेट दिरहम है 24 रुपए का या 25 रुपए लगा लो। तो सर कितना हो गया मुझे बताओ? 25 रुपए इंटू 15,000। सर ये हो गए, एक काम करो इसको 20,000 कर लो, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। एक काम करो इसको कर लो आप 25,000, क्योंकि 20,000 पे आंसर बैठेगा नहीं है। इसको आप कर लो 25,000। ठीक है, यहाँ पे 25 कर लो। ये भी था यहाँ पे कितना, ये रहा 25। ठीक है, तो अब जरा समझो कि भाई कितना हो गया सर, 25 रुपए का एक है, ये हो गया 6,25,000, 6.25 लाख। तो मुझे बताओ इसकी इंडियन इनकम कितनी हो गई? सर इंडियन इनकम हो गई 16.25 लाख। इसको हम कहेंगे इंडियन इनकम। क्या कहेंगे? इंडियन इनकम। लेकिन सिर्फ इंडियन इनकम किस पर्पस के लिए? डीम्ड रेजिडेंट के लिए। क्या ये 15 लाख से ज्यादा है? हाँ सर ये 15 लाख से ज्यादा है। ओहो, तो इस केस में ये नॉन रेजिडेंट के स्टेटस से
चेंज होके अब किसके स्टेटस में आ गया? रेजिडेंट के स्टेटस में आ गया, लेकिन कौन सा रेजिडेंट? डीम्ड रेजिडेंट। कौन सा वाला? डीम्ड रेजिडेंट। और अगर डीम्ड रेजिडेंट बनता है, समझो जरा, अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बना तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बना तो वो ऑटोमेटिकली एनओआर बन जाएगा। यानी डीम्ड तो बना, और डीम्ड के बाद क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब जरा समझो फर्क क्या पड़ा, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने पे क्या फर्क पड़ा? मुझे बताओ, उसको जो सैलरी मिल रही थी, कितनी सैलरी मिल रही थी सर? 10,000 दिरहम की। क्या ये टैक्स होगी इंडिया में? क्या ये इंडिया में टैक्स होगी? नहीं सर, ये इंडिया में टैक्स नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल इनकम, फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी वाले की होती है, नॉट ऑर्डिनरी वाले की नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अदर इनकम जो इन्वेस्टमेंट और बाकी सबसे 5,000 दिरहम की जो हो रही थी, क्या वो इंडिया में टैक्स है? नहीं सर, क्योंकि ये भी फॉरेन इनकम है, और आरएनओआर को फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होती है। अच्छा, उसके अलावा सर, उसके अलावा जो उसको इंडिया से और भी कोई इनकम थी ना? हाँ, बिजनेस इनकम सर। अब बिजनेस इनकम की बात करते हैं। बिजनेस इनकम कितने थे सर? 25,000 दिरहम की, जो कि कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ सर, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले केस में था जब ये एनआर था, तो ये भी टैक्सेबल नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था। तो अब मुझे बताओ फर्क क्या आया? सर, सिर्फ इस इनकम पे फर्क आया। एक्चुअली गवर्नमेंट, समझिए जरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया आप नॉन रेजिडेंट बन गए और ऐसी कंट्री में रह रहे हो, वहां पे भी टैक्स पे नहीं कर रहे, यहां भी नहीं कर रहे, ऊपर से इंडिया का आपने ऑफिस दिखा रखा है, इंडिया का ऑफिस दिखा रखा है, क्लाइंट सारे आपके जबरदस्ती आपने बाहर के कर रखे हैं। समझो, इंडिया की चीजें यूज करके, इंडिया का ऑफिस यूज करके, इंडिया के प्रीमाइसेस यूज करके ऑफिस चला रहे हो बाहर, क्लाइंट चला रहे हो बाहर, इनकम ले रहे हो बाहर, तो भाई उस इनकम पे तो हमें टैक्स चाहिए, उस इनकम पे तो हमें टैक्स चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, घुमा फिरा के इसको आरएनओआर बना दिया, आरएनओआर बना दिया। और ये जो बिजनेस की इनकम पहले टैक्स नहीं होती थी क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था, अब आरएनओआर बना के ये इनकम पे उस पे टैक्स लगा दिया। अच्छा, फिर उसकी जो इनकम थी इंडिया से, इंडियन इनकम, उस पे तो सर टैक्स देगा ही देगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट था तब भी देता था, और आरएनओआर बनेगा तब भी देता था। यानी मुझे बताइए कि अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बनता है तो क्या फर्क आएगा? सर देखो, वैसे तो वो नॉन रेजिडेंट था, लेकिन कंडीशंस पूरी हुई और वो डीम्ड रेजिडेंट बन गया, तो सिर्फ एक ही फर्क आया कि उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, सीए साहब सुनिए, उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम जो पहले टैक्स नहीं लग रहा था जिस पे, क्यों? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था, अब उस पे भी टैक्स लग जाएगा। कहां? इंडिया में। ठीक है। तो कंडीशन मेरे साथ साथ एक बार फिर से बताएंगे दोस्तों, क्या थी सर? कंडीशन ये थी, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी कहां के सिटीजन है? इंडिया के इंडिविजुअल है। ठीक है। उनकी इंडियन इनकम कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडियन इनकम में क्या क्या आएगा सर? एक तो इंडिया की इनकम, दूसरा कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, वो भी आएगी। इन दोनों को मिला के अगर 15 लाख से ज्यादा होता है, प्लस वो एक ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, वो एक ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो फिर उसको डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे, और डीम्ड रेजिडेंट भी बनेगा वो आरएनओआर। मैंने बहुत आसान शब्दों में ये चीजें समझा दी आपको। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर ये क्लियर हो गया तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी समरी भी लिखवाऊंगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करें। आइए दोस्तों मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। कह रहा है, मिस्टर अर्जुन एन इंडियन सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है, देखो ध्यान से, लेफ्ट इंडिया फॉर यूएई, यानी कि वो दुबई चला गया, कब? 15 जून 2019 को। ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी किसी और कंट्री में जाके वो सिटीजन नहीं बना। आपको पता है इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, दूसरी कंट्री में सिटीजन बन जाएगा तो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा। फिर कह रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? 25-26। उसका स्टे रहा सिर्फ 118 दिन। और कह रहा है कि उसका जो स्टे है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर, पिछले 4 साल का दे रखा है उसने, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का। ठीक है।
फिर कह रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 मिस्टर अर्जुन अर्न, मिस्टर अर्जुन ने कितने कमाए? 48 लाख रुपए कमाए बिजनेस से, जो कि कंट्रोल और मैनेज कहां हो रहा है सर? इंडिया में। और हमें पता है डीम्ड रेजिडेंट के लिए अगर कोई भी ऐसी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, वो भी इंडियन इनकम में आ जाएगी। फिर कह रहा है 6 लाख ऐसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन यूएई। तो सर ये तो फॉरेन इनकम है, ये तो फॉरेन इनकम है, इसको हम नहीं लेंगे। ही डिड नॉट पे एनी इनकम टैक्स इन यूएई। देखो सीधा बता दिया, वहां पे कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करा। क्यों? क्योंकि सर वहां टैक्स नहीं है। फिर कह रहे डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। अब असेसमेंट ईयर कह रहा है तो हम तो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। अगर असेसमेंट ईयर 26-27 है तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ दोस्तों? 25-26। फिर कह रहा है ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 6(1)(a)। ये किसकी है सर? ये डीम्ड रेजिडेंट की है, डीम्ड रेजिडेंट की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन से जाएंगे और चेक करेंगे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो मेरे साथ साथ आइए जरा लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? प्रीवियस ईयर है 25-26। आइए जरा, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, वी नीड टू चेक वेदर मिस्टर, मिस्टर क्या नाम था? अनिल, मिस्टर अर्जुन, मिस्टर अर्जुन इज अ रेजिडेंट और नॉट एज पर नॉर्मल, एज पर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 की जो नॉर्मल कंडीशन है, मुझे बताइए सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी? आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, स्टे इन इंडिया शुड बी मोर देन और इक्वल टू कितना? हाँ, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो मुझे बताइए प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना रहा? आइए जरा क्वेश्चन में चेक करें कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन वो इंडिया में रहा। सर प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो रहा, ये रहा 25-26 में कितने दिन रहा? 118 दिन ही रहा। कितने दिन रहा सर? 118 दिन ही रहा। ठीक है, चलिए तो लिखिए, मिस्टर अर्जुन स्टे was only 118 days during प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब मुझे बताइए जरा दूसरी कंडीशन पे हम जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी सर? दूसरी कंडीशन थी कि स्टे मोर देन और इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंड उसका स्टे ज्यादा या इक्वल टू होना चाहिए 7 नहीं, 365 डेज ड्यूरिंग ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आइए जरा चेक करते हैं सर, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा था सर? हमारा प्रीवियस ईयर था 25-26। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आएगा सर 24-25। अच्छा, 24 के बाद 23, 22,
21, 24, 23, 22। अब यहाँ पे उसका स्टे जो है चेक करो जरा, क्वेश्चन में दे रखा है। देखो 21-22 का है 200 दिन, 21-22 का है सर ये रहा, 21-22 का हो गया 200 दिन। फिर 22-23 का 50 दिन, 22-23 का 50 दिन। फिर उसके बाद 23-24 के 0 दिन, और 24-25 में 70 दिन। जरा चेक करो टोटल कितना होता है। ये होता है सर 320। मुझे बताओ क्या पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा का स्टे हुआ? नहीं सर, सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई? फेल्ड हो गई। लिखिए सेकंड कंडीशन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, कॉमा, मिस्टर अर्जुन विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। ये क्या बन जाएगा सर? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा एज पर सेक्शन 6। एज पर सेक्शन 6 तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, लेकिन लेकिन मुझे बताइए हम क्या करेंगे? सर हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे एज पर डीम्ड रेजिडेंट का जो प्रोविजन है कि क्या ये डीम रेजिडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा। चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ। ये लिख लिया पहले तो ये बताओ, ये लिख लो जल्दी से। तो अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये नॉन रेजिडेंट बनता है तो उसके बाद अगला सेक्शन डीम्ड रेजिडेंट का सेक्शन ट्रिगर हो जाता है। चलिए लिखिए नाउ, लिखिए नाउ, नाउ सेक्शन 61A यानी कि डीम्ड रेजिडेंट विल गेट ट्रिगर्ड। अब ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि ये वाला सेक्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सर एन इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल लिखिए, एन इंडिविजुअल हु इज अ हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कॉमा, सॉरी, फुल स्टॉप। ही हैज इनकम फ्रॉम इंडिया, ब्रैकेट में लिख देंगे, इंक्लूडिंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एन इंडिविजुअल जो कि क्या है? सिटीजन होगा इंडिया का या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जिसकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज अबव ₹15 lakh ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसके साथ में एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है? ऑल्सो ही इज नॉट liable to pay tax in any other country due to his residence or
डोमिसाइल देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर लॉ लिखना है। क्वेश्चन जब आएगा ना, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर लॉ लिखना है कि भाई लॉ में क्या है। ऐसे अगर आप देखो तो मैंने शुरू में भी लॉ लिखा हुआ है, जो कंडीशन है वो लिखी है कि भाई ये कंडीशन एज पर लॉ, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट बन गया। ऐसे ही मैं इसमें सबसे पहले प्रॉपर लॉ लिख रहा हूँ कि भाई लॉ में ये बात लिखी है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये लॉ लिखवा दिया, ठीक है। तो he is not liable to pay any tax, he is not liable to pay tax any tax in any other country due to his residence or domicile। तो फिर वो क्या बन जाएगा सर, फिर वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे देन सच इंडिविजुअल will become deemed resident, deemed रेजिडेंट, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है सर। अच्छा, क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करेंगे। सर देखो, क्या ये पर्सन जो है मिस्टर अनिल, क्या ये रेजिडेंट, क्या ये सिटीजन है इंडिया का? हाँ सर। तो लिखेंगे हम, लिखिए मिस्टर अर्जुन, मिस्टर अर्जुन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉमा ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन यूएई। वहां पे टैक्स नहीं है, टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। एंड हिज इनकम फ्रॉम इंडिया इज अबव रुपीज 15 लाख। क्या ऐसा है? हाँ चलो चेक करो जरा। क्योंकि सर उसकी इनकम बताई थी, देखिए उसकी फॉरेन की इनकम कितनी थी। सर उसकी फॉरेन की इनकम तो ये थी 6 लाख रुपए। लेकिन सर ये वाली इनकम जो 48 लाख उसने बिजनेस से कमाई है, जो कि कंट्रोल हो रही है इंडिया से, ठीक है। तो ये भी क्या होगी सर, उसकी इंडियन इनकम होगी। तो हम लिखेंगे बिकॉज ही इज अर्निंग बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड या मैनेज्ड, कंट्रोल्ड या मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये डीम रेजिडेंट बन जाएगा। और डीम रेजिडेंट बनते ही ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। हेंस मिस्टर अर्जुन विल बिकम डीम्ड रेजिडेंट एंड विल बी treated as resident but not ordinary resident, not ordinary resident। resident तो है, लेकिन कौन सा? RNOR, resident but not ordinary resident। अब इससे क्या फर्क पड़ा सर? फर्क ये पड़ा कि जो उसकी बिजनेस इनकम थी वो इंडिया में टैक्स हो जाएगी। तो आओ ये बात भी लिख देते हैं। तो हम बात करें अगर टैक्सेबिलिटी की, तो एक उसकी जो इनकम थी, इनकम, अच्छा ये लिखा नहीं, कोई नहीं ये लिख लो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश किया करो। ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए ताकि हम आगे चले फिर। चलो आइए।
इनकम ऑफ रुपीज 48 लाख फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसको कहाँ टैक्स करेंगे? इंडिया में। ठीक है। अच्छा, दूसरी इनकम कौन सी थी इसकी? सर इंटरेस्ट की इनकम थी। कहां से? यूएई से। अदर इनकम इंटरेस्ट की फ्रॉम यूएई। तो ये तो सर फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम पे आर एनओआर को टैक्स नहीं देना होता। अदर इनकम जैसे कि मतलब जो कि यूएई की इनकम है इंटरेस्ट की, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इस पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि इसका इंडिया से कोई लेने देना नहीं है। लेना देना किसका था? उस बिजनेस इनकम का जिसका दफ्तर ऑफिस आपने इंडिया में खोला हुआ था, कंट्रोल कर रहे हो इंडिया से, लेकिन एनआर होने के स्टेटस के चक्कर में वो बच रहा था। तो वो एनआर होने का जो स्टेटस है उसको हटाने के लिए हमने डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो मुझे बताइए फिर। हो गया। चलें, एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं आपको इसकी समरी लिखवाऊंगा। आइए मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कह रहा है कि मिस्टर स्टीव वॉग, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, कहां का क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया का, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है। कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। हर साल कितने दिन आता है? 100 दिन आता है। सर ऐसा कोई क्वेश्चन करा तो था हमने? हाँ करा था, वैसे ये। तो हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब प्रीवियस ईयर हो गया सर 25-26। चलिए, तो सबसे पहले सर पहली कंडीशन चेक करेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? प्रीवियस ईयर है हमारा 25-26। बताइए जरा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 25-26 हो गया। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, मैं सीधा सीधे लिख रहा हूं। स्टे जो है वो मोर देन इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। अच्छा, क्या सर ये एग्जाम में लिख सकते हैं? अगर लेट हो रहे हो और जल्दी करना है, मतलब जल्दी हो रही है, आपको लग रहा है टाइम नहीं है पूरा लिखूंगा, तो तब तो शॉर्टकट मार देना, वरना आप पूरा प्रोविजन लिखना कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे सेक्शन याद करना होगा मैं बताऊंगा। सीधा लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन विल बी considered or treated as a resident of India if his stay is more than or equal to 182 days during the previous year। तो स्टे उसका ज्यादा या इक्वल टू होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब मुझे बताओ उसका स्टे कितना है? सर उसका जो स्टे है, मिस्टर, क्या नाम था? वॉग, स्टीव, स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज ओनली फॉर 100 डेज, सिर्फ 100 दिन के लिए था। तो क्या ये कंडीशन पूरी हुई? नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन पिट गई। अब हम आएंगे अपनी दूसरी कंडीशन पे, और हमारी सेकंड कंडीशन है सर कि उसका जो स्टे है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, ये तो कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन इसके साथ की कंडीशन है कि उसका स्टे मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग, मैंने आपको बहुत बार लिखवा दिया है, अब तो याद हो जाना चाहिए, ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आओ जरा चेक करते हैं सर। हाँ, ये तो है कि उसका जो स्टे है वो 100 डेज का है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर।
ठीक है? अब पिछले 4 साल की बात करते हैं। मुझे ज़रा बताइए 4 साल कहाँ से होंगे? सर हमारा जो प्रीवियस ईयर है 25-26 यानी कि जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर्स होंगे, जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर्स होंगे, वो होंगे सर कौन से? 24, 25, 23, 22, 21, 24, 1, 2, 3, 4 ठीक है, इतना काफ़ी है। 24, 23 और 22। अब मुझे यहाँ पे उसके डेज़ देखने हैं कि स्टे कितना रहा उसका। चेक करते हैं सर यहाँ पे 100 क्योंकि हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है 100, 100 तो बताओ टोटल कितने हो गए सर? 400 दिन हो गए। ठीक है सर, दोनों कंडीशन पूरी हो गई ये वाली। तो इससे इस कंडीशन से ये क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। आइए लिख देंगे बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फुल स्टॉप हेंस मिस्टर स्टीव becomes a resident in India for प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है सर, क्वेश्चन हो गया? नहीं भैया, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें यह देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आइए लिखिए, नाउ वी शैल चेक वेदर ही इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मुझे बताइए कैसे चेक करते हैं हम? सर वही कंडीशंस देखनी पड़ेगी। मुझे बताइए कंडीशंस क्या क्या थी। आइए, सर कंडीशंस जो थी वो थी, सबसे पहले पहली कंडीशन बताइए। सर पहली कंडीशन अगर मैं बात करूं कि ही शुड बी रेजिडेंट एट लीस्ट, कम से कम कितना? 2 टाइम्स इन प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में। एंड का मतलब है सर ये दूसरी कंडीशन भी साथ में पूरी होनी चाहिए। क्या दूसरी कंडीशन थी? हिज स्टे मोर देन और इक्वल टू 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए। तो अब कैसे देखेंगे? कुछ नहीं है सर, 10 सालों का हिसाब लगा लो। आओ जरा 10 सालों का हिसाब लगाते हैं। चेकिंग, हम चेक करेंगे सर। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ तो प्रीवियस ईयर, यहाँ पे उसके डेज, और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, 182 डेज कंडीशन। फिर 60 एंड 60 डेज एंड 365 डेज कंडीशन, और यहां लिखूंगा सर उसका स्टेटस। स्टेटस मतलब रेजिडेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर बताइए जरा, पिछला हमारा कौन सा होगा? 24-25। अब जरा इसको 10 साल में करना है, तो सर 24 के बाद 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15। ठीक है, 10 हो गए। हाँ, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17, 18, 16,
17, 15, 16। ठीक है? अब मुझे डेज़ बताइए कितने-कितने दिन रहा सर? 100 डेज़ रहा। तो पहले बात करते हैं सर 24-25 में। 24-25 में, वैसे उल्टा लिखना चाहिए था मुझे ये। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 15-16 में, 15-16 में कितने दिन रहा सर? 100 दिन रहा। 15-16 में कितने दिन रहा? 100 दिन रहा। अब ज़रा समझो ज़रा, 100 दिन अगर वो रहा, तो ये जो पहली कंडीशन है मेरी, ये जो पहली कंडीशन है कि 182 डेज़ वाली, क्या ये कंडीशन पूरी हुई? नहीं सर, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। जो मेरी कंडीशन है, समझो ज़रा, मुझे ये चेक करना है कि इन प्रीवियस ईयर में क्या ये रेज़िडेंट था या नहीं था? अब मैं शुरू कहाँ से करूँगा? आखिरी से, क्योंकि जब मैं देखूँगा कि भई साल, तो मैं ये थोड़ी ना इमीडिएटली पीछे से देखूँगा। मैं तो जो सबसे पीछे है वहाँ से आगे की तरफ चलता हुआ देखूँगा। तो सबसे पहले 15-16 की बात करूँगा। 15-16 में कितने दिन रहा? 100 दिन रहा। तो अगर 100 दिन रहा तो 182 डेज़ वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये नो हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं 60 डेज़ और 365 वाली। हाँ सर, 60 डे वाली तो पूरी हो रही है, लेकिन 365 दिन 4 साल में वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इसके बाद के 4 साल मेरे पास नहीं है, या फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन भी पूरी यहाँ पे नहीं होती, तो दोनों कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये बन गया नॉन रेज़िडेंट। क्या बन गया? नॉन रेज़िडेंट। अब बात करते हैं 16-17 में। 16-17 में भी सर 100 दिन रहा। तो सर यहाँ पे ये कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी कंडीशन, हाँ सर 60 डेज़ तो हैं, लेकिन इस साल को छोड़ के पिछले 4 साल जाऊँ तो 4 साल है नहीं, और इस साल में 100 दिन रहा, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती, इसलिए इस साल भी ये बन गया नॉन रेज़िडेंट। अब आते हैं 17-18 में। 17-18 के अंदर मैं देखूँगा कि 182 डेज़ रहा, नहीं सर, ये कंडीशन पूरी नहीं होती। 60 डेज़ रहा, हाँ, लेकिन पिछले 4 साल में 365, सर इसको छोड़ के पिछले साल जाता हूँ तो 2 साल ही होते हैं। इसको छोड़ के पिछले साल जाता हूँ तो 2 साल होते हैं, तो 200 दिन होते हैं, तो ये कंडीशन भी यहाँ पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो, तो ये बन गया नॉन रेज़िडेंट, ठीक है? अच्छा, फिर 18-19 में भी कितने दिन रहा? 100 दिन। तो ये कंडीशन तो कहीं भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर दिन 100 दिन दे रहे हैं, तो ये कंडीशन तो कहीं भी पूरी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई इसकी। इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ कर दूँ, ठीक है? चलिए, तो ये कंडीशन भी इसकी पूरी नहीं हुई। अब वापस कि इस साल को छोड़ के 18-19 को छोड़ के हम आगे वाले, मतलब पिछले 3 साल में जाएँगे। 3 तो हैं, 4 में जाते, 4 तो है नहीं, 3 है। तो 365 दिन नहीं बन रहा सर, 365, 300 बन रहा है। तो ये भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इस साल भी क्या बन गया ये? नॉन रेज़िडेंट। अब आते हैं 20-21 पे, मतलब 19-20 पे, सॉरी 19-20 पे। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से। कितने दिन रहा? 100 दिन। क्या ये कंडीशन पूरी हुई 182 डेज़ वाली? नहीं। अच्छा, उसके बाद 60 डेज़ वाली, हाँ, ये तो पूरी हो रही है। फिर पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा। देखें ज़रा, पिछले 4 साल कितने होते हैं सर? पिछले 4 साल को अगर मैं काउंट करता हूँ, तो 365 चाहिए थे, कितने हो रहे हैं? 400 दिन हो रहे हैं। तो सर ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, जहाँ पे 19-20 के अंदर वो 60 डेज़ से ज़्यादा रहा, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 400 डेज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं सर? 400 डेज। तो ये कंडीशन पूरी हो गई, तो ये क्या बन गया सर? इस साल के लिए रेजिडेंट। क्या बन गया इस साल के लिए? रेजिडेंट। अब इस पे जाते हैं सर, यहां पे कितने दिन रहा? 100। तो ये कंडीशन तो सर पूरी नहीं हुई। क्या ये कंडीशन पूरी हो गई? हाँ सर, ये पूरी हो रही है। क्यों? 60 डेज तो ये उस साल रहा, और पीछे जाऊंगा तो वो 400, तो ये क्या बन गया? रेजिडेंट। इसका मतलब तो सर ये, अब ये ऊपर वाले जितने साल हैं सब में क्या बनेगा? रेजिडेंट। सही कह रहे हो। तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। तो ये कंडीशन तो सर कहीं भी पूरी नहीं होगी, पहली वाली। कंडीशन कौन सी पूरी हुई सर? ये वाली। यस, यस, यस और यस। तो ये क्या रहा सर? रेजिडेंट रहा। रेजिडेंट, रेजिडेंट, रेजिडेंट और रेजिडेंट। तो हमें तो ये देखना था कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए था। ये कितनी हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितनी बार रेज़िडेंट हो गया? 6 बार रेज़िडेंट हो गया। कितनी बार हो गया? 6 बार। क्लियर है? क्या आपको कहीं से मुश्किल लगा ये? ये बहुत ईज़ी है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? चलो, इसको लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे चलें। यानी कि सर हमारी कंडीशन तो पूरी हो गई कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहा,
प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए था, पर कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। तो इसका मतलब ये रेजिडेंट बट कौन सा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी बनता। ठीक है, चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। लिखिए, मिस्टर स्टीव इज रेजिडेंट। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी तो थी सर, ये थोड़ी ना था कि ये देखना है। दूसरी कंडीशन थी कि पिछले 7 सालों में, 1 मिनट रुको जरा, गलती हो जाएगी। पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर्स में, 7 ईयर काउंट करो जरा, यहां से काउंट करेंगे 7 ईयर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां तक। ये मेरे पिछले 7 साल हो गए। पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यहां तक। पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में स्टे कितना होना चाहिए था सर? 730 डेज या उससे ज्यादा। लेकिन यहां पे कितना हो रहा है सर? 700 डेज। कितना हो रहा है? 700 डेज। तो सर दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए थी। समझिए, दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। हमने एक ही देखी, गलती हमने कर दी, एक देखी। हमें दोनों कंडीशन साथ में पूरी करनी है। तो जरा समझिए, यहां समझिए। पहली कंडीशन तो 10 में से 2 बार क्या बनना चाहिए? रेजिडेंट। ठीक है, पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन की पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये पूरी नहीं हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं होगी, तो ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है सर, अब बात क्लियर हुई। आइए, तो स्टीव, मिस्टर स्टीव इज अ रेजिडेंट 6 times ड्यूरिंग 10 previous year, but his stay is only 700 days during 7 preceding previous year। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई तो लिखेंगे सिंस सेकंड कंडीशन failed, comma, he will be treated as रेजिडेंट। वो रेजिडेंट तो होगा क्योंकि पहले वाली कंडीशन से रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी वो रेजिडेंट तो हुआ, लेकिन कौन सा रेजिडेंट हुआ? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ। ठीक है, आओ इसको लिख लो। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। क्या ये आपको मुश्किल लगा? बस ध्यान रखना, हमने एक गलती कर दी थी, कि हमने सिर्फ एक ही कंडीशन देखी थी। कौन सी? ये वाली, कि भाई 10 में से 2 बार वो होना चाहिए रेजिडेंट। भाई साथ में ये कंडीशन भी तो है कि उसका स्टे जो है पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा का होना चाहिए, जो कि कितना हो रहा है? सिर्फ 700 डेज का हो रहा है। सर एग्जाम में ऐसे ही करना है क्या? हाँ, ऐसे ही करना है। ऐसे ही ये बना के करना, बहुत सिंपल है। ज़्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस क्या है कि चीज़ें बहुत सारी है, तो आपको बार-बार, बार-बार पढ़ के याद करना पड़ेगा। क्योंकि डीटी है और आईडीटी भी है, तो हम आईडीटी भी करेंगे। आईडीटी तो खैर, जीएसटी तो बहुत ईज़ी है। अच्छा, जीएसटी आपका ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, मतलब आप जीएसटी करेंगे तो मैं उसमें आपको जो जीएसटी की जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी लेके चलूँगा। जीएसटी की रिटर्न फाइल करना भी मैं आपको सिखाऊँगा, प्रैक्टिकली कैसे फाइल होती है। ठीक है? थोड़ा बहुत समझाऊँगा। आइए ज़रा, ये लिख लिया? अब एक समरी लिखते हैं। इसके बाद हम क्लास को, आज का लेक्चर फिनिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं छोटे-छोटे लेक्चर ही लिखूँगा, लिखूँगा नहीं, रखूँगा, ज़्यादा बड़े नहीं। तो समरी लिखते हैं, आइए। पहले मैं लिखूँगा, मेरे बाद आप लिखना, ठीक है? चलिए, तो समरी में मैं 2 हिस्से बनाऊँगा। पहले मुझे लिखने देना, पूरा मुझे लिखने देना, आप मत लिखना। सबसे पहले कंडीशन
फॉर रेजिडेंट। ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए है सर? ये है इंडिविजुअल के लिए। पहले मुझे लिखने देना, आप मत लिखना। ठीक है। इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। ठीक है। कंडीशन फॉर रेजिडेंट यानी कि या तो वो रेजिडेंट बनेगा, कब बनेगा सर? वो बनेगा जब उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज प्रीवियस ईयर में, और स्टे मोर देन इक्वल टू 365 डेज फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। ठीक है। अगर वो ये बन गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी मैं लिखूंगा एनी वन ऑफ अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा? इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो दो ऑप्शन, या तो हां कंडीशन सेटिस्फाई हुई, या फिर नहीं, कि दोनों ही कंडीशन, याद रखना, दोनों ही कंडीशन अनसेटिस्फाई हुई। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यस, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। तो हम लिखेंगे ही विल बिकम रेजिडेंट। और अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो मैं यहां से ये जोड़ दूंगा कि भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है। देखो जरा एक बार दोबारा समझाता हूं। भाई कंडीशन फॉर रेजिडेंट क्या है सर? स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा का, या स्टे, अच्छा एक और चीज रह गई, स्टे 60 डेज तो लिखा ही नहीं यार। स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज प्रीवियस ईयर में, प्लस प्लस स्टे जो है 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर। या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर यहां से हम ऊपर जाके क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। चलिए, अब अगर वो रेजिडेंट बन गया, अगर वो रेजिडेंट बन गया तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? नाउ वी शैल चेक फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम किसके लिए चेक करते हैं? कि वो ऑर्डिनरी है या नहीं है। तो कंडीशन हमारे पास ऑर्डिनरी वाले की है। क्या कंडीशन है सर? हमारे पास जो कंडीशन है, अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या थी सर? कंडीशन थी कि एक तो कंडीशन नंबर वन, कि एटलीस्ट 2 टाइम्स रेजिडेंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 टाइम रेजिडेंट होना पड़ेगा फॉर या इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है। एंड मतलब साथ में पूरी होनी चाहिए दूसरी कंडीशन, उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 730 डेज का होना चाहिए ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम पूछेंगे अपने इंटर्न से कि क्या दोनों कंडीशन पूरी हो गई है ऑर्डिनरी वाले की। अगर वो कहेगा हाँ कि सर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ऑर्डिनरी वाले की, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट
बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी हमने अपने इंटर्न से पूछा क्या दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हुई, वो कह रहा है सर एक हो गई दूसरी नहीं हुई, यानी दोनों का साथ में पूरा होना जरूरी था, एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, इसको हम प्यार से क्या कहेंगे, आर ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, जिसको हम प्यार से कहेंगे आर एन ओ आर। अभी मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए, एक काम करो अब लिख लो इसको, इतना पार्ट लिख लो। ठीक है, स्टॉप करके मतलब पॉज करके लिख लेना ताकि समय बचे, फिर हम आएंगे नॉन रेजिडेंट वाले बात पार्ट पे। लिख लिया, चलिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो फिर क्या होगा सर, जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो डीम्ड रेजिडेंट का सेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चेक वेदर ही इज डीम्ड रेजिडेंट। उसके लिए मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सर कंडीशन क्या है, सर कंडीशंस हैं, एक तो वो क्या होना चाहिए सबसे पहले, सर वो सबसे पहले होना चाहिए इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल तो है ही, तो हम कहेंगे सर वो होना चाहिए इंडिविजुअल। उसके साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में POI लिख रहा हूं। ठीक है, फिर उसकी जो इंडियन इनकम है, याद रखना इंडियन इनकम ऑल्सो इंक्लूड फॉर दिस पर्पस एनी बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल और मैनेज फ्रॉम इंडिया मोर देन, इक्वल टू नहीं, मोर देन 15 लाख, मोर देन 15 लाख होनी चाहिए। ठीक है, फिर रिसाइड्स रिसाइड्स इन अ कंट्री वेयर नॉट लाइबल टू पे टैक्सेस। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो हम पूछेंगे अपने इंटर्न से कि बेटा बताओ जरा, क्या उसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई सारी की सारी। तो हम उससे पूछेंगे बेटा बताओ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशंस सेटिस्फाइड। या तो वो कहेगा हाँ जी सर हो गई है, हम अगर कहेंगे कि हाँ कंडीशन इसकी डीम्ड रेजिडेंट वाली पूरी हो गई है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा RNOR, क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर वो पहले क्या था, नॉन रेजिडेंट, अब भी क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट। लो, अब इसको आप लिख लो और एक बार इसको आराम से बैठ के देखना। पूरी समरी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपके नोट्स बनवा दिए हैं। मैं सच्ची कह रहा हूं, आप अपनी क्लास में, अपने उसमें कॉलेज के अंदर किसी को दिखाना, बच्चों को जो बाकी भी पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको दिखाना कि देखो ये समरी लिखवाई है हमारे सर ने। वो खुद देख के हैरान हो जाएंगे, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है कि सिर्फ इतनी सी ही चीज में अगर हम पढ़ लेंगे तो सारी चीजें हमें एक बार में रिवाइज हो जाएंगी। तो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये बनाया है, मुझे भी बड़ा समय लगा इसको बनाने में, इसीलिए मैं डेली लेक्चर नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा क्या है कि लॉ को पढ़ोगे तो बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी है, उसको समराइज करना, सही तरीके से लिखना, फिर उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि भाई आपको एक एक चीज समझ आए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, इसको लिख लो।
चलिए, लिख लिया? चलिए गाइस, फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको घर पे रिवाइज़ करने हैं, रिपीट करने हैं। मैं लिंक इसका डाल दूँगा, इस पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को कर सको। तो ज़रूर से करना, इसको रिवाइज़ करना अगले लेक्चर देखने से पहले। अगले लेक्चर में हम और भी कुछ नई बातें करेंगे। तो आप ये लगाओ, जो मेरा इंडिविजुअल का पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। मेन पॉइंट मेरा इंडिविजुअल का ही था, वो कंप्लीट हो गया। बाकियों का तो ईज़ी है। ठीक है? चलिए, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही लाइफ को एन्जॉय करते रहिए और अच्छे-अच्छे काम करिए। ठीक है? चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर और जय हिंद। बाय।